अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए हम हाजिर हैं। उसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे भी करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि आजकल जो सबकी नज़रें, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, मरकूज़ हैं वो इसी एक ही उस अनस्टेबिलिटी के ऊपर हैं कि पता नहीं हमारे जो इलेक्शंस हैं वो होने को हैं कि नहीं हैं, हमारी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कब तक कायम हो सकेगी, हम कब स्मूथली चल सकेंगे, सुकून जो हमारे दिमागों का है वो हिला पड़ा है और हर चीज़ जो है ना वो इसी के ऊपर मरकूज़ है कि इलेक्शंस हो जाएं और नई हुकूमत आए और ताकि डेवलपमेंट की जो सारे सिलसिले रुके हुए हैं उसी तरह से अब आगे चलना शुरू हो जाएं। बहुत बड़ा केस है तोशाखाना का। इस्लामाबाद सेशन अदालत में इमरान खान को आज पेश होना था, वो नहीं हुए पेश और जामिन पाबंद है इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए। ये भी कहा गया एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से, और इसी के रिलेटेड बहुत सी बातें जो हैं और बहुत से जो मुकदमात हैं उसके हवाले से, और आज 1 बजे तक क्या कुछ हो रहा है और कल के 1 बजे के यानी 2 बजे के बाद क्या कुछ हुआ उसको साथ ही कंटिन्यू हम करते हुए आप तक पहुँचाएंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। गरम खबरों के साथ हैं। जी, अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं और हम उसके तज्ज़िया तबसरे भी अपने नाज़रीन को पहुंचाएंगे। इस मद में हुआ क्या है कि ये हुआ है कि आज पेशी की वो इमरान खान साहब की पेशी थी। एग्जैक्टली, उन्होंने आज पेश होना था, पेश नहीं हुए और गिरफ्तारी की एक जो तलवार थी वो शायद उन पर लटक रही थी और वो उस वजह से शायद नहीं निकली। अब समाज जो है वो 2 बजे तक की लिए उसके अंदर वक्फा आया है और ये कहा गया है कि जामिन पाबंद है इमरान खान को सेशन अदालत पहुंचाने का। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से ये बात कही गई है, जबकि इसी हवाले से कंटिन्यूटी में अली बुखारी साहब का भी जो है, जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनके भी बयानात सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के 2 ऑर्डर्स को हम लोगों ने चैलेंज किया है और हमने कहा था कि उनकी जो निकाबिले ज़मानत जो वारंट हैं उनकी जो खारिज दरख्वास्त है उसको खारिज किया जाए, लेकिन उसके ऊपर चूंकि वो ये कह रहे थे कि शायद इस तरह से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समातें थी सेशन कोर्ट की उनमें इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हो गए हैं और इसलिए इन्होंने शायद इसको जो है कम इम्पोर्टेंस दी है। बेसिकली ये जो वारंट गिरफ्तारी होते हैं ये तो रूटीन का एक मैटर है। जैसे आज के दिन ही गुजरात की एक जो सेशन अदालत है उन्होंने भी राना सनाउल्लाह का भी गिरफ्तार करके पेश करने का और जो है वो एक सम्मन जारी किए हुए हैं और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक राना सनाउल्लाह भी वहाँ पेश नहीं हुए हैं और डीएसपी ने वहाँ पे जो है था उसने बयान दिया है दहशतगर्दी के जज साहब के सामने कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन राना सनाउल्लाह साहब नहीं मिले। तो सर ये मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रेंड है ये सेट किया जा रहा है कोई अच्छी बात है। मतलब आपकी अगर बुलाया जाए अदालत की जानिब से जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि लेकिन एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ रही है ना कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उनका जो है उनके बुकला का कि केसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो जो जज साहिबान हैं, मोअज़्ज़ज़ साहिबान जो हैं जज, वो लोग इसको प्रायोरिटी बेसिस पर इसको मिक्स कर दिया गया ना बहुत सारी चीज़ों के साथ, प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं देख रहे। देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब वो जजेस जो हैं बायस हैं, वो तो हम कह ही नहीं सकते। नहीं, मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी बेसिस पर देख रहे हैं वो। हाँ, वो देख रहे होंगे, लेकिन मतलब मसला इस वक्त ये है कि उनका जो है वो एक स्टांस ये भी है कि मेरी जान को भी खतरा है, मेरे पर कातलाना हमला हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जैसे कि अभी उनके वकील अली बुखारी साहब ने कहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के जो 2 ऑर्डर्स को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 बजे इसको सुनने जा रहे हैं। अच्छा वैसे माजरत के साथ काशिफ साहब, पहले भी तो ये 3 अदालतों में पेश हुए हैं। अगर खतरा तो उधर भी मंडला ही रहा था, जब भी चले जाना चाहिए था, अभी भी है तो मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए। ये प्ली नहीं लेनी चाहिए कि भाई अभी मेरे खतरा है, खतरा नहीं था उस टाइम पर भी तो खतरा था ही। जाहिर है कि उसको पेश होना, लेकिन उसमें एक और बात भी है जो मुझे नजर आती है, वो उनका किसी की स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन तोशाखाना का जो केस है वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर जो है ये मतलब ये बनता नहीं है। इवन दैन अगर नहीं भी बनता तो अदालतों में पेश होकर उसको ख़त्म करवाना चाहिए और वो जाहिर है कि अदालतें तो आपको बुलाएंगी कि आपके जब हैं केसेस, और मेरे ख्याल में अगर पेश भी हो जाते तो गिरफ्तारी इसमें बनती नहीं थी। इनको जज साहब ने पेश होने के बाद इनके जाहिर है कि इनके फर्द जुर्म आयद करनी थी और उससे डेफिनेटली इन्होंने इनकार करना था, फिर प्रोसीडिंग चलनी थी। तो मेरे ख्याल में ये वकला जी भी जो होते हैं
ये भी आपको मशवरे देते हैं। और उसके बाद जो है कोर्ट्स की जो है मतलब जो उसको लटकाने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए किसी भी केसेस को तमाम लोग ही ऐसे करते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि बड़े इस वक्त वज़ीर दाखिला भी हैं, उनको वो भी आज पेश नहीं हुए। गुजरात की जो उनको उनके ज़मानत के नाकाबिले ज़मानत वारंट थे। तो मैं समझता हूँ कि ये चलन हर तरफ है और अच्छा नहीं है। I don't know, sir, legal advisors मैंने ने तो कुछ- मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी एक दिन में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होते देखा कि जब उनका नवाज शरीफ साहब जी। वज़ीर आज़म थे तो मोहतरमा पे बहुत केसेस थे, आसिफ अली जरदारी पर भी थे, लेकिन वो पेश होती थी। नहीं, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता लीगल एडवाइजर्स ने मे बी शायद इमरान खान को या राना सनाउल्लाह साहब को कोई ना कोई तो एडवाइस जी, दी जी। होगी कि किस मद में आप नहीं जाएं या चले जाएं। वो तो वल्लाही अल्लाह ही जानता है कि क्यों नहीं गए और क्या नहीं प्ली उन्होंने ली होगी और अभी क्या आगे जाके फर्दर होगा। बेसिकली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अननेचुरल है। हाँ, मैं exactly. समझता हूँ हर चीज अभी तक तो वाकई यस मैंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में इस तरह की इतनी ज्यादा chaos नहीं देखा। Exactly, मैंने chaos नहीं देखा। हमारे साथ साबिर शाह तज्जियाकार हैं, जुड़े हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी वेलकम टू द शो। आज भी इमरान खान साहब तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए हैं, वेयर उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के जो दो ऑर्डर्स हैं District वो court के हमने जज। उनको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे ख्याल में 2 बजे उसकी हियरिंग भी है। हाउ डू यू सी इट? काशिफ भाई, बात ये कि जो कुछ आप बयान अभी कर रहे थे ये सारे लॉ के लूप होल्स हैं। इसमें हर इंडिविजुअल इन्हें कैश कराता है जी जी। और तरीके इसलिए लिए जाती हैं अदालतों से कि हालात और वाकयात बदल जाते हैं। कभी मुद्दई मर जाता है, कभी गरीब Exactly. हो जाता है, मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता, कभी गवाह मर जाते हैं, कभी गवाह भाग जाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई एडजर्नमेंट्स आर सॉट। और क्योंकि लॉ प्रोवाइड कर रहा है, कोई सेशंस कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई नैब कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर अपील है। तो ये तो लॉ के लूप होल्स है ना जी। Whosoever has the money, guts and energy can exploit it. ये जो लेकुनाज हैं इनको यूज किया जाता है जी। जी हाँ, all you need to do is कि आपके पास पैसे हो और वकील अच्छा हो, you can use the लेकोनी। बड़ी आपने ये- अच्छी बात की जी। तो ये Yeah. चलन जो है नजर आ रहा है पिछली कुछ दहाइयों से। सेम गोज फॉर द पुलिस के पास चले जाए, जिनके पास पैसे हैं वो जिम्नी लिखवा लेते हैं, फिर तफ्तीश लंबी पड़ जाती है, फिर जो एसपी साहब के पास पेश हो गए उन्होंने फिर तफ्तीशी बदल दिया, यू नो। तो ये मुल्क उनका है जिनके पास, मैंने आपको अर्ज किया, वसाइल हैं। वसाइल लॉ है। के जो लकोनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर करने हैं, वो आम बंदे ने तो नहीं करने। नहीं तो शाह साहब, आपने कभी ये नोट नहीं किया कि अभी ये जो क्योस चल रहा है इसके अंदर बहुत से अजीब और गरीब किस्म के ट्रेंड सेट हुए हैं जो कि हमने पहले इससे कबल कभी भी नहीं देखे हैं और जो गलत एक ट्रेंड जो सेट कर रहे हैं। नहीं तो सर, ये इमरान खान जो कर रहे हैं ये माजी में लोग कर चुके हैं ना। अच्छा। You cannot blame इमरान खान, you cannot blame नवाज शरीफ alone, you cannot blame बेनज़ीर नहीं तो भुट्टो शाह साहब, alone। अगर आप हों इस जगह पर और आपने पता है कि ये हिस्ट्री में हो चुका हुआ है और इसको इस तरह से नहीं करना, तो सही करने की कोशिश तो की जा सकती है। If I were the Chief Justice of Pakistan, I'll try। लेकिन बड़े बड़े जीलस किस्म के और लाइफ पाइप और बेहतरीन रिप्यूट वाले चीफ जस्टिस भी है, कुछ नहीं कर सके। You know, this requires a national will। इसमें पॉलिटिशियंस को भी साथ देना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट को भी। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब लोग कह रहे हैं कि जी फौज ही पावरफुल है, फौज ही करवा रही है, देयर इज नो हार्म कमिंग टू द फोरफ्रंट और कुछ काम इनसे करवाएं, जिस तरह आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाए थे सानिया पिशावर के बाद। जो आप काम कर सकते हैं आप कीजिए, ये मुल्क की बका में है, आप की प्लेयर हैं, आप आउट नहीं हो सकते, आपको आउट किया नहीं जा सकता और आपके जिक्र के बगैर कोई सियासत तो गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। शाह जी, ख्वाजा साद रफीक साहब का सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें आपसे कर लें हम। पार्लियामेंट को कमजोर करने का जिम्मेदार इमरान खान है और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धरना देते रहे, ये साद रफीक साहब ने आज कहा जी। पार्लियामेंट को जंजीरें पहनाने में भी इमरान खान का हाथ है, ये भी कह रहे हैं जिम्मेदार। ये जितनी बातें एक दूसरे के मुतल्लिक करते हैं ना, सारी सच होती है। तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा आए तो किसकी मर्जी से आए? उन्हीं की मर्जी से। सेम गोज फॉर बेनज़ीर भुट्टो। आपने इससे कबल जो कह दिया कि जो वो पहले हिस्ट्री में हो चुका है, इमरान खान सब वही कर रहे हैं। जी वही होगा ना, हिस्ट्री इज अ मिरर।
तो जब लोग वही है, डीएनए वही है, तोशा खाने भी वही है, प्रोहिबिटेड फंडिंग भी वही है। Exactly. मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अगर कभी आप सारी पार्टीज के अकाउंट सामने रख दें, आपको 10 से 15 डोनर कॉमन नजर आएंगे। तो रियल एस्टेट टाइकून होगा, कोई होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बैंकों का भी मालिक होगा और टेक्सटाइल मिलों का भी मालिक होंगे, वो तो अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं। साबिर शाह साहब, जब ये ऐसे बयान देते हैं तो क्या मतलब उसमें हम क्या समझें कि हमारे अवाम की, हम लोगों की मेमोरीज शॉर्ट हैं कि जो मतलब आईजीआई से लेके अब तक सब कुछ होता रहा, जो पॉलिटिकल जमात तमाम ही जो पैरोल पे रही, जिन के पैरोल पे रही, तो क्या लोग भूल जाते हैं कि जो ये एक रिफ्रेशर आ जाता है इनकी तरफ से कोई नया किस्म का? काशिफ भाई, मेमोरीज भी, ह्यूमन मेमोरीज शॉर्ट भी होती हैं, याद भी करवाना पड़ता है, लेकिन हमारी कौम में ऐसी है कि इसको सब पता क्या होगा। ठीक है जी। क्या अपने मुफादात हैं, गली मोहल्ले की सियासत में इन्होंने कोई ना कोई साइड लेनी होती है। यहाँ बिरयानी की प्लेट और कीमे वाला नान खाने वाले लोग भी हैं, इन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी होती है ना। मेरी आपके साथ लगती है, आप पार्टी ए के साथ है, मैं बी के साथ मिल जाऊंगा। ठीक है शाह जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 दिन से जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है टुवर्ड्स इलेक्शंस, दो प्रोविंसेस के इलेक्शंस और पीडीएम के मतलब अंदर रहने का, या फिर उनका ये कहना कि हम हुकूमत का हिस्सा है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये धड़न तख्ता हो रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी जो है फ्लाइट सोलो करने की जो है ना बयान दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, देखिए अभी तो बिलावल सैरिंग कर रहे हैं सरकारी खर्चे पे, उनके पास तो डॉलर है, हमारे पास होना हो, तो मेरा ख्याल है कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स होते हैं। आप प्रेशराइज करते हैं वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, वो काम मेरा ख्याल है फंसा होगा, वो करवा लेंगे। वो किस तरह अफोर्ड करते हैं कि वो हुकूमत से बाहर आ जाए, दोबारा कैसे आएंगे? अगर वाकई कोई 80% फेयर इलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे? सर, तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि वन लाइनर रिप्लाई कर दीजिए। इलेक्शन 2 सूबों के प्रोविंसेस के केपीके एंड पंजाब आपको होते नजर आ रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? काशिफ साहब, ऑर्डर भी बहुत अच्छा है लेकिन मुकम्मल नहीं लगता मुझे, क्योंकि आया है तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये कहानी जानी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही कोई नहीं, नंबर 1। देन 2 केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में और केपी में, और केपी वाले तो कह देंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, विच इज राइट टू अ लार्ज एक्सटेंट। खुदा न खास्ता को वाकया पंजाब में हो गया तो मोहसिन नकवी साहब ही हाथ उठा दें। लॉजिस्टिक्स जो है वो सूबाई हुकूमतों ने मुहैया करने होते हैं। जी जी। जुडिशरी में आरओज देने हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट आरओज, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप नहीं करवाना चाहें तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताऊं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। की जो बात है उससे तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं। बीच में वो देखे ना, एक मर्दमशुमारी का भी तो सिलसिला स्टार्ट हो गया है, वो अच्छा, डिजिटलाइज करने के लिए भी बात कर रहे हैं, जिसपे बहुत बड़ा बिलावल भुट्टो ने भी बात की है कि हम नहीं करना चाह रहे हैं। आ जाएगा अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि 90 डेज के बाद जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर आईनी हो जाएंगी। उसके बाद जो अमूर सल्तनत है, अमूर हुकूमत अच्छा, जैसे शाह साहब ने बात की, साबिर शाह साहब ने बात की है, एग्जैक्टली ये एक ऑब्वियसली कनेक्टिविटी है। Yes, फाइनेंस डिपार्टमेंट के नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अभी तो वो बात है, हमारा पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल नहीं है, हमारे पास बात करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर है? गवर्नमेंट के। ओके, ठीक है जी। जो आरओज जो देने हैं वो कह रहे हैं जी हमने जुडिशरी से नहीं देने, हुकूमत से मांगेंगे। वो हुकूमत कह रही है हम नहीं दे सकते। अच्छा, पुलिस कह रही है कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली मैं वही बात करी हूँ, कनेक्टिविटी। अब आप ये कहेंगे कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, तो हमारे पास तो बजट ही नहीं है। पीडीएम का ग्रेटर प्लान है कि इसके ऊपर इलेक्शन ना कराए जाए, लेकिन इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का स्टांस डिफरेंट है। मैं वही बात कर रही हूं, पीपल्स पार्टी का स्टांस डिफरेंट है। वो यही कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाएं। हाँ, और जो कल बात उन्होंने की थी हमारे प्रोग्राम में सिंध वाली, और मोस्ट लाइकली कि अगर इलेक्शंस होते नजर आए तो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली को डिसॉल्व कर देगी और 3 सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन होंगे। हाँ, कंटिन्यू करेंगे इस बात को। यहाँ ये ना कह दीजिए कि ये आपकी पेशगोई है। नहीं, ये तो हमें कल बताया गया था हमें, लेकिन पॉलिटिकल विजन भी तो हो सकता है ना। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे नहीं, मैं भी उन्होंने कहा था कि मैं अंदर की खबर दूं। हाँ, नहीं वो ठीक थी। हाँ, यही होगा। हाँ, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत से बयानिए आ रहे हैं और बड़े दिलचस्प बयानिए हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगी और उस पर फिर हम बात करने चलेंगे। इससे कबल हमने आपको बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो कहा वो ये है कि पार्लियामेंट को कमज़ोर करने का जिम्मेदार इमरान खान है और उसको पार्लियामेंट को जंजीरें जो है वो डालने का भी जो है, पहनाने का भी वो जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है। और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धरने देते रहे और आप देखें उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी का बड़ा मज़ेदार सा जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा सियासी लोगों से बात हो सकती है मगर इमरान खान से नहीं हो सकती। इमरान खान कुछ अरसा रह जाता तो इदारे बाकी के जो रहते थे वो भी बेच डालता। और राना सनाउल्लाह साहब ने फिर ये बात कही कि इमरान खान जिनसे मिलना चाहते हैं वो इमरान खान से ही नहीं मिलना चाहते और सूबों के अलग अलग इलेक्शन जो हैं वो मुल्क को डुबा देंगे ना, अलग अलग एग्जैक्टली। अच्छा, तीन चार बयानियां जो मैं आपसे शेयर कर सके। हर कोई अपने बारे में अपनी क्या फराइयाँ जो होती हैं निकाल के बैठे हुए हैं। तो सर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन गुरैया, तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बयानिए रखी है आपके सामने। सबसे पहले आप ख्वाजा साद रफ़ीक का जो है बयानिए उस पर जरा अपना इज़हार ख्याल कर दीजिए। देखिए काशिफ भाई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बुनियादी तौर पर मैं उनको एक सियासी वर्कर मानता हूँ और वो हैं। देखिए उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू की थी और आज माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में, हुकूमत में और मुस्लिम लीग में उनका बड़ा नाम है। और एमओ कॉलेज, बिल्कुल वो सारी चीजें आपको भी याद है, मुझे भी याद है। याद है ना जरा आपको? जी बिल्कुल याद है, बहुत कुछ याद है। ये बीच में ये क्या बात है? हाँ, तो वो छोड़े, आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए अब हालात ये हैं कि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, शेख रशीद साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, ये सब देखें अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। और जो जिसके जो चाहता है ना वो उसके माइंड से बाहर निकल रहा है। देखें हमने ये नहीं सोचा कि मुल्क क्या चाहता है, हमने ये नहीं सोचते कि अवाम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी वजारत कहाँ से मिलेगी, मैंने प्लाट कहाँ से लेने हैं, मैंने अपना लैंड माफिया का कारोबार कहाँ से, पर्सनल बेनिफिट्स, मफादात अपने लिए, हवस इक़्तिदार। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात अभी आपसे शुरू हुई है तो चलती रहेगी, लेकिन एक बात है, वो पुराने वक्तों में हम बहुत छोटे थे तो पंजाबी में वो रेडियो पाकिस्तान पे जो ना एडवर्टाइजमेंट आती होती थी पंजाबी की, ज़राती प्रोग्राम होते थे इधर उधर के, तो उनमें एक बड़ी मशहूर बात होती थी। वो कहते थे कि बहुते पानी का इक्को ही हल, नवाब ट्यूबल। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मुल्क की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन और इलेक्शन। राइट। और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं काशिफ भाई, तो देखें इलेक्शन क्यों नहीं, देखें इलेक्शन दो बड़े सूबों में कोई हुकूमत ही नहीं है, निगरान हुकूमतें बैठी हैं, मुंतखब हुकूमत है ही नहीं, और निगरान हुकूमतें वो हैं जो बच्चा भी जानता है कि वो नून और पीपी की बोली बोल। अच्छा गुरैया साहब, 1 महीना 5 दिन के बाद, तकरीबन 7 या 5 या 7 दिन के बाद पंजाब हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है निगरान की वो भी लैप्स हो जाएगी, 90 डेज हो जाएंगे। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वही तो कहने लगा हूँ कि वो निगरान हुकूमत, कहीं से निगरान हुकूमत लग ही नहीं रही। देखिए सबसे पहले तो वही बात थी ना कि वो लगता है कि उसमें जो लोग बैठे हैं और वो चुन कर ऐसे लोगों को अपनी काबीना में शामिल कर रहे हैं जो इमरान खान साहब, पीटीआई और उनके बयानिए के मुखालिफ हैं। अब देखिए जो निगरान हुकूमत होती है वो तो हमारे तो बस निगरान वज़ीर-ए-आला भी उनकी क्या बात है कि वो जो हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत है, तो निगरान हुकूमतों का क्या तल्लक है कि वो किसी भी जमात का हिस्सा बने या किसी भी जमात के जलसे जुलूसों में जाए। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, क्योंकि मेरा भी माथा ठनका था कि जब पीडीएम का इजलास लाहौर में चंद यौम पहले हो रहा था तो उसमें निगरान वज़ीर आला साहब भी जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठे थे। तो ये देखे ना, अब इसी से ही लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि निगरान हुकूमत क्या खेल खेल रही है। देखिए वो आसिफ जरदारी साहब की वीडियो भी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड थी कि ये हमारा बच्चा है। जी। तो मसला ये है कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, हम सब वो भी जर्नलिस्ट है, हमारे भाई हैं, हमारा सारे पॉलिटिशियन के साथ तल्लक है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन जब हमने वो रोल प्ले करना है जो रोल हमें आईनी तौर पर मिला है, और हमें आईनी तौर पे जो रोल मिला है उसमें ना तो हम ये इस तरह के जलसे जुलूस अटेंड कर सकते हैं, ना हम सियासी जमातों से मिल सकते हैं, हमने तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए काम करना है। अच्छा, और फिर मोहसिन साहब क्या पता आगे आने वाले वक्तों के लिए वो
सीख रहे हो कि वो किस तरह से इजलास करना, किस तरह से बात इजलास ये- कर, लेकिन किस उसके तरह लिए से इनको करने लेक्चर होंगे। ना पड़ेगा ना, नहीं, आवाम में हाँ, आना बात तो आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं, आपने जो कहा है मैं समझ रहा हूँ, जी। लेकिन देखें ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो वो क्या है? देखिए ये मेरा ख्याल तो इस पाकिस्तान में जो बंदा इलेक्टेड तरीके से भी आ जाता है ना, ये तो नॉन इलेक्टेड लोग हैं ना, 3 महीने के लिए इनकी जी। मुद्दत, जिस तरह का आशा भाई बात कर रहे थे, जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनका भी कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं चाहता। Exactly. और ये तो फिर नॉन इलेक्टेड हैं। हाँ जी। इनको तो बैठे बिठाए सोए हुए तो गुराया साहब, इनके प्रोटोकॉल और इनकी अयाशियों को आपसे बेहतर कौन जानता है, साथ में नहीं। ब्यूरोक्रेसी को भी आपसे बेहतर तो मेरे ख्याल में जो मैंने देखा कोई जर्नलिस्ट नहीं जानता जितना आप इनकी अयाशियों को और इनको क्रोफर और फिरौनियत को जानते मैं हैं। आपको बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या पहले ही आते हुए। आपने जी। ब्यूरोक्रेसी की बात छेड़ दी। अब देखिए वो तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ बात की थी, तो कोई इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ तबादले किए जो जी, निगरान हुकूमतों exactly. का काम ही नहीं होता। फिर इन्होंने डेवलपमेंट स्कीमें खत्म कर दी, डेवलपमेंट स्कीमें नई बना दी, और जिले इफ्तिताह करने खत्म लग कर पड़े। दिए जिले। ये इनका काम ही नहीं है। देखिए इनका काम तो मैंने जिस तरह बताया था कि बड़े बेसिक काम है। एक तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए तैयारी करनी, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और तीसरा कीमतों पर नजर रखना। अच्छा गुराया साहब, मैं आपका इस पे टेक चाहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी जारी किया CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को, उन्होंने रीइंस्टेट किया 23 तारीख को के 22 फरवरी को, लेकिन आज तक उनको जो है उनको उनकी सीट पे बैठने नहीं दिया गया और उसको जो है CCPO एज ए CCPO लाहौर जो है चार्ज नहीं लेने दिया गया। आप क्योंकि एक्सपर्टीज़ है आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी, और आप इसको कैसे देखते हैं कि ये ऑर्डर्स जो है, क्योंकि ये निगरान हुकूमत का ही ऑर्डर्स है ना जी इस वक्त। देखिए मैं कहता हूं कि ये सारे काम जो है ना गैर आईनी और गैर कानूनी कर रहे हैं। आपने तो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात की है ना, मैंने जितनी बातें की, देखिए CCPO लाहौर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, राइट। उसको इन्होंने वो इनका राइट था कि ये उसको फेडरल गवर्नमेंट बुला लेते, जहां मर्जी ले जाते, लेकिन कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने कहा कि जब हमारा एक ऑर्डर है कि प्रीजुडिस हम था। चाहते हैं, हाँ, तो जब एक कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट को देखें ओबे करना हम सबका फर्ज है। अब ये कहेंगे जी कि हम तो इसलिए नहीं करते कि इमरान खान भी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। वो भाई बात ये है कि इमरान खान का और एक निगरान हुकूमत का एक अलहदा हर एक का जो है ना अपना काम जी, है। जी। इमरान खान देखें, अगर इमरान खान साहब भी गैर कानूनी गैर आईनी काम करेंगे तो हम ये भी कहेंगे वो गलत है, लेकिन देखें जी वो जाहिर है एज ए जर्नलिस्ट ये कहना बनता है ना जी हमारा तो। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में देखें, आप उनके घर जाते हैं, आपको लोगों की जो जम्मे गफीर है, देखें अवामी लीडर यहाँ लोग ये उस वक्त जब भूल गए हैं जब नैब में मरियम नवाज शरीफ साहब एक जम्मे गफीर के साथ गई थी तो पेश ही नहीं हुई थी, अंदर ही नहीं गई थी, किसी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया था, ना कारकुनों ने जाने दिया था। तो ये देखें, ये इस तरह के मॉब जो होते हैं, इस तरह के जो पॉपुलर अवामी लीडर होते हैं, उन्होंने उनको लोग नहीं जाने देते। देखिए लोग समझते हैं, उनके फॉलोअर समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस मुल्क में आग लग जाएगी। देखें लोग इस वक्त इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे? ये इलेक्शन इसी वजह से नहीं करवा रहे कि लोगों का जो एक बड़ा क्लियर मैंडेट है ना, वो इमरान खान और PTI की तरफ जाता नजर आ रहा है। गुराया साहब आपको क्या लगता है अगर अब इलेक्शन नहीं होते तो कितना इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं किया जा सकता। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं कर रहे, अदालतें भी नहीं करने देंगी, और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक खास हद के बाद अवाम भी नहीं करने देंगे। अवाम भी नहीं करने देंगी। अवाम नहीं कर, देखिए सर, अवाम की आपको सूरत हाल का पता है। ये जो 3 रुपए की बात करते थे कि पेट्रोल बढ़ गया, सर अब तो लोग बिजली कहाँ से 3 पूरा रुपए और करें? 45 पैसे बढ़ गई है, और ये आज फ्री भी यूनिट इजाफी सरचार्ज करने की सरचार्ज। मंजूरी दे दी गई है। आग वहां ना लगे, आग यहाँ जरूर लगने लगी है। आपको पता है कि अब गर्मियां आ रही हैं और AC चलेंगे और सारा अब जो गरीब है, नहीं जी, अब गरीब भर के लोड शेडिंग भी बहुत होगी। एग्जैक्टली, लोड शेडिंग भी शुरू गुराया हो साहब गई मुझे है। लास्ट ना आंसर दे दीजिए, क्योंकि वजीर दाखिला ने बयान दिया है कल। एक तो उनका जो बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जलसे जुलूस बंद कर दे और 4 दीवारी के अंदर, आपको याद होगा कि 1985 के इलेक्शंस 4 दीवारी के अंदर ही कॉर्नर मीटिंग इसके तहत हुए थे। उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर दे कि जलसे जुलूस और नाजेबा ज़ुबान जो है वो नहीं इस्तेमाल की जाएगी, फिर इलेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सूबों के अलग अलग इलेक्शन मुल्क को ले डूबेंगे। आपका टेक प्लीज। देखें बात ये है कि ये उनके जाती ख्यालात तो हो सकते हैं। देखें हमने तो आइन देखना है ना, आइन देखें। इस मुल्क में आइन और वोट, ये लोग तो बात करते थे कि वोट को इज्जत दो,
और वोट को इज्जत देने का मतलब आइन को इज्जत देना है ना। जो लोग आइन और वोट की खुद बात करते थे, आज वो उससे भाग रहे हैं। देखिए मसला ये है कि एक हमने इलेक्शन के जो अपना कवानीन बनाने हैं वो इसलिए नहीं बनाने कि एक जमात को हम जो है ना उसको पॉइंट करके तो करें। देखिए ये पार्लियामेंट का काम है कि वो कवानीन कैसे बनाती है, कब बनाती है और कैसे, और वो मैंडेट मैं कहता हूँ कि एक मुंतखब हुकूमत जिसके पास क्लियर मैंडेट हो, आप इलेक्शन कराए ना तो क्लियर मैंडेट वाली हुकूमत आती है। Exactly. तो कि आप ये सारे जैसी मर्जी कर ले। बहुत शुक्रिया, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली हमारा ब्रेक का वक्त है। अच्छी बात उन्होंने की है। आकर बात कर लें क्योंकि ब्रेक का वक्त है। अब यहाँ कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं और उन्होंने आम इंतखाबात के इनाकात के लिए मास्टरमाइंड्स के जो ट्रेनर्स हैं ना, उनकी ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी तैयारियों को जो है वो पूरा रखे हुए हैं। और फिर आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी काबीना की जानिब से लग्जरी आइटम्स के ऊपर ना एक दफ़ा फिर और टैक्स आयद किया गया है। वो कितना है जी? सेल्स टैक्स की मद में 25% की मंजूरी दी गई है। अब और खाएं और आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहें, आपको किसने कहा नहीं लगा सकती हैं अच्छे, नहीं परफ्यूम नहीं लगा सकते आप, अच्छी मेकअप नहीं कर सकते जो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट बात है, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप कुछ भी नहीं, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपने बस करना है लेकिन आपने अच्छा कुछ नहीं करना। महंगा सिगरेट भी जो खैर मैं तो उसके पर बाहर को है आपके लिए, लेकिन वो बहुत से लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें यही कहता हूँ कि सिगरेट के जो एड्स हैं किसी भी के उसके ऊपर तो पाबंदी है। सर कुछ मजे की बात है, उनके साथ ज्यादती तो हुई। कुछ लोग ना ऐसे बैठ कर ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लोग इसी का बिजनेस स्टार्ट कर लेते, कोई 1 करोड़ की सिगरेट उठाई होती तो 2 करोड़ का मुनाफा तो होता। बेचारे आम बंदे तो नहीं, वो स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटरों ने कमाया ना जी, उन्होंने नहीं रिटेल्स वालों ने, रिटेलर्स ने बड़ा जिनके पास स्टॉक था उन्होंने ये चलन पुराना है हर चीज का। लोग पाकिस्तान में माशाल्लाह किसी चीज की प्राइस अगर गवर्नमेंट 5% बढ़ाती है तो 95% वो खुद बढ़ाते हैं, अपने स्टॉक्स को डबल करते हैं, तो फिर प्राइस को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। सर कहते हैं जी सेल्स टैक्स बढ़ाकर एफबीआर को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। देखिए लबीबा, ये स्टूडेंट सर बंदा ही ना रहा, अवाम जिंदा ना रही, मतलब तो आपने क्या आमदन करानी है? ये जो खुशनुमा दावे हैं ये सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए। स्टूडेंट लाइफ से सुनते आए स्टूडेंट लाइफ से सुनते आए कि ये इतने टैक्स इतने अरब को इकट्ठे हो जाएंगे तो पाकिस्तान यहाँ पहुँच जाएगा। पाकिस्तान को तो नीचे पताल में फेंक देगा अगर ये इकट्ठा भी हो जाए तो ब्यूरोक्रेसी खा जाएगी। सर बिजली का क्या सीन है? बिजली का आपको 4-3.5 रुपए फिर बढ़ा दिया। अभी तो गर्मी शुरू हुई भी नहीं है। अभी तो लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और बावजूद इसके भी लोड शेडिंग होने के बावजूद आपको देखिए हमने लास्ट ईयर भी देखा लोड शेडिंग से बिलों के नहीं इफेक्ट होता, नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं। ठीक है ना जी। उन्होंने एक ऐसा बदमाश, मैं उसे बदमाशी कहूंगा कि उन्होंने की है अवाम के साथ, और मैं मतलब बड़ा जारहाना एक्ट था गवर्नमेंट का, इसी गवर्नमेंट का था, पीडीएम तो का। सर आपको पता है हीट वेव के बारे में भी बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि जून और मई में, और जून में बहुत ज्यादा ऐसा टैक्स लगा दिया था कि मैंने तो औरतों को बंदों को रोते देखा, ख्वार होते देखा। ठीक है जी, वो जो उन्होंने टैक्स लगाया था उसके ऊपर तो लोगों के मतलब अल्लाह ताला इनको माफ नहीं करेगा। सर ऊपर से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है हमारा, वैसे ही क्लाइमेट चेंज इतना शदीद तरीके से हो रहा है, इतनी बुरी हिट करती है हमें ये हीट वेव जो है। और मई जून में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कह दिया गया है कि कराची साइड पर ज़्यादा कहा गया, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क इफेक्ट करता ही है। हम जिस इलाके में बैठे हैं ये भी तो बहुत गर्म है, मतलब लोड शेडिंग का सुन के मुझे ना गर्मी की ड्यूरेशन भी जो है 9 से 10 माह, सर रमजान आ रहा है ऊपर से, ये भी तो देखें आप, और फिर 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट सरचार्ज। जो इन्होंने बिलिंग की थी, जालमाना इजाफा किया था तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, उसमें मैंने लोगों को कहते देखा कि यार ये लोड शेडिंग ही रहे, बिजली ना ही आए, हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, अपनी जान पे सह लेंगे, लेकिन ये हम बिल पे नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि रवैया क्या होता है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे हमारी लेस्को है वो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, वेरस वो भी मजबूर हैं क्योंकि ऑर्डर्स तो ऊपर से आते हैं गवर्नमेंट से कि इतने अरब रुपए इकट्ठा कर रहा है। अब ये बंदा पूछे विद होल्डिंग टैक्स आपने खरबों में इकट्ठा कर दिया, वो कहाँ है? सर आपको नहीं लगता ना वादा की हालत बदली, ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को फेस्को की बदली? लगता कि हर इदारे को, हर ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइम पर दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। हम लोगों का हर एक, मुझे कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ, हमारा तो हर चीज ही इस टाइम पर पाकिस्तान का जो निजाम है ना जी, वो जंगलूदा हो चुका है, गल सड़ चुका है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईने पाकिस्तान में कोई खराबी है
या कवानीन में कोई Exactly, खराबी कुछ भी है, नहीं है, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है। उसको खाने वाले जो हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी है हर डिपार्टमेंट में। और यही वो ब्यूरोक्रेसी है कि जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मरानों को तो सर ये लूटने के, accountability सुन क्यों नहीं लीजिए, लूटने के तरीके बताती रही अच्छा। है, उनके साथ मिलकर ये लूटते भी रहे हैं, उनको भी खिलाते रहे हैं, खुद भी खाते रहे हैं, और फिर बाद में यही ब्यूरोक्रेसी उनको बचाती भी है। तो मैं वही बात आपसे करने लगी इसी बात में कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिर अच्छा, किसी भी चीज़ की? अकाउंटेबिलिटी देखे ना, आज से 25-30 साल पहले हर डिपार्टमेंट का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता था। वो जो कि था, होना भी Yes, चाहिए। पुलिस, कस्टम्स, Exactly. एक्साइज, सब डिपार्टमेंट में अपनी अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मौसर तरीकाकार था। कैसे पता चलेगा कोई डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, अच्छा कि जी, नहीं कर रहा? अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता जब करप्ट ब्यूरोक्रेसी आई, पैसे बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों में कमाए, तो डेलिबरेटली उस सिस्टम को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। अगर आप पुलिस में भी देखें जी। तो बहुत कम सजाएं होती हैं, पहले इनको इंटरनली सजाएं मिलती थी। तो उसके बाद तो ये जब मुल्क पे हुकूमत करने वाले इनके साथ मिल गए, जी। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने लग पड़ी, इदारों को लूटना बड़ा आसान हो गया, तो उसके बाद तो शुतर बेमहार की तरह हमने तो तमाशा देखा कि जो एक SHO स्कूटर पे फिरता था, उसके बाद तो 50-60 लाख रुपए की अब गाड़ी होती है। आप खुद देखें ना जी, बाकियों की तो बात ही ना करें ना। नहीं, आप एग्जैक्टली तो बाकी मामला ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, और सब मिलकर लूटा इस मुल्क को गिद्धों की तरह। एग्जैक्टली बात यही आप है कि समझते बस हैं ना, हमें गिद्ध जिस पाकिस्तान, तरह हाँ जी, लूटते हैं। पाकिस्तान को इस टाइम पर दुआओं की ज़रूरत के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। खुदारा कुछ कर लें, क्योंकि बहुत खूबसूरत और कीमती हमारा मुल्क है और हमें मिला है, और इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बस क्या ही होगा आगे। ये था नाज़रीन हमारा शो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।